हम लोग अपने घर में बैठे हैं, परिवार के साथ एक गपशप चल रही है। अचानक से एक पुलिस अथॉरिटी आती है और कहती है कि सुनिए, आपको ये घर अगले 24 घंटे में खाली करना है। सुन के थोड़ा आश्चर्य से लगेगा। कोई पुलिस वाले से पूछ सकता है किस प्रकार की मजाक कर रहे हैं, तो बोलेगा नहीं, मजाक या किसी प्रकार का कोई उपहास नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है और अगले 24 घंटे में आपको घर ही खाली करना है, क्योंकि ये घर आपका नहीं है। अब सुनने में और थोड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि घर के जो पेपर थे वो मेरे पिताजी के नाम पे थे, हमारे किसी फैमिली मेंबर्स के नाम पे थे, मेरी माँ के नाम पे थे, या स्वयं मेरे नाम पर थे। और मैं सुन के आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि जिसके पेपर मेरे नाम पर है वो संपत्ति वास्तव में मेरी है ही नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है ये वक्फ बोर्ड का एक्ट, और इसी वक्फ को लेकर एक वक्फ संशोधन अधिनियम संसद के अंदर आए हैं, जिसको लेकर एक चर्चा के लिए अभी फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति अर्थात ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया गया है। और आज के विषय को सुन के आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम स्टेट स्पेसिफिक सीरीज में यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए एक सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं। यूपीपीसीएस में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और यूपी के एडिशनल थ्रेट्स को कवर कर रहे हैं। बीपीएससी की सीरीज में हम लोग यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बीपीएससी की पॉलिटी और उसके एडिशनल थ्रेट्स और करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। जो हम करंट अफेयर्स समसामयिक का सेशन ले रहे हैं वो हमारा एक संयुक्त सेशन अर्थात ज्वाइंट सेशन के रूप में यहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपी बीपीएससी हो, दोनों में जो करंट अफेयर्स आता है वो लमसम एक नेचर का और लगभग राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स या समसामयिक यहाँ पर आता है। तो वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोग कई बार सुन चुके हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है, और चर्चा में उसके कुछ ऐसे ड्रैकोनियन भराव्य प्रावधान मिलते हैं जिसमें मेरी संपत्ति अचानक से मेरी संपत्ति नो की वक्फी हो जाती है। और वो कहते हैं मुझे ना कोई नोटिस मिला है ना कुछ मिला, तो कहते हैं हमने आपको नोटिस सर्व करा था, आपको नहीं मिला तो हमें नहीं पता। हमने जो अपने यहाँ से नोटिस इशू करा था वो रही इसकी डेट, इसके अनुसार 1 महीना हो गया है, आपका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया है, इसलिए अब संपत्ति अब हमारी हो जाती है। अगर आपको इस निर्णय के विरुद्ध जाना है, इस नोटिस के विरुद्ध जाना है, तो फिर आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए, जहाँ पे सारे के सारे वक्फ मेंबर के ही लोग होते हैं, वही आपके केस को सुनेंगे। जो भाषा का संवाद होगा वो उर्दू और फारसी के माध्यम से होगा, यानी कि भाषा भी आप ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, और वक्फ के निर्णय के अनुसार फिर आपकी संपत्ति आपकी नहीं रहेगी और आप इसके विरुद्ध कहीं पर अपनी याचिका भी नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रावधान थे, और ये ऐसे प्रावधान किस देश में मिल रहे हैं, तो भारत देश में मिल रहा है। भारत में, जिसमें एक सेकुलर देश की संज्ञा भारत देश को दी जाती है, वहां पर कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें धर्म के नाम पर या वक्फ के नाम पर आपकी संपत्ति को यहाँ पे लगातार छीना जा रहा है। तो आज उसी वक्फ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वक्फ क्या क्या जो प्रस्ताव हैं वो केंद्र सरकार की ओर से आए हैं, अधिनियम में क्या क्या प्रस्ताव प्रस्तावित करे गए हैं और क्या क्या संशोधन यहाँ पे हो सकते हैं, किन किन विषयों के लिए संशोधन मांगे गए हैं, और जेपीसी अब किन किन विषयों को डिस्कस कर रही है, ये सारे के सारे विषय आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के समसामयिक अर्थात करंट अफेयर्स की सीरीज में। देखते हैं वक्फ क्या है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक आया है 2024, संसद में ही आया है, और अगर संसद में आया तो ये बोला गया है, ये जो विधेयक आया था ये आया था 8 अगस्त 2024 को, और इसको जो पहले प्रस्तुत करा गया था लोकसभा में प्रस्तुत करा गया था। तो लोकसभा में इसका इनिशिएटिव होता है। हम जानते हैं कि अगर संसद में कोई अधिनियम आता है तो उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में रखा सकता है, बशर्ते वह मनी बिल और बजट नहीं होना चाहिए। साधारण रूप से लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत किसी बिल को आप प्रस्तुत कर सकते हैं प्रथम चरण के अंतर्गत। तो यह विधेयक आया 8 अगस्त 2024 को और यह प्रस्तुत करा गया लोकसभा में। और जब ये लोकसभा में प्रस्तुत करा गया तो लोकसभा में कुछ चर्चा परिचर्चा कुछ विषय वगैरह हुए हैं, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या क्या संशोधन सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रस्तावित करे गए थे। तो वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह जो विधेयक है वक्फ संशोधन विधेयक 2024, यह है जो संशोधन करता है, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। 1995 का ये जो संशोधन है यही बताता है कि वक्फ जाके किसी भी संपत्ति पर अपने अधिकार को क्लेम उद्घोषणा कर सकता है, और अगर आपने वहां पे अपने संबंधित प्रपत्र डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए हैं तो वह संपत्ति वक्फ हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि वक्फ को लगता है कि आपका घर उसका है, तो वो आपके घर पे आएगा, एक नोटिस सर्व करेगा, फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा यह घर आपका है, और अगर आप ये सिद्ध नहीं कर पाते कि यह घर आपका है तो फिर वक्फ इसको मान लेगा, और वक्फ को सिद्ध करने के लिए आपको एविडेंस वक्फ के अनुसार ही, यानी कि आपके पास जो प्रमाण है वक्फ के अनुसार ही आपको उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। यदि वक्फ उनसे संतुष्ट होता है तो ही उन प्रमाणों को मान्यता दी जाएगी, अर्थात मान्यता नहीं दी जाएगी। और इस प्रकार से ना हींग लगी ना फिटकरी, ना एक पैसा खर्च हुआ, और वक्फ इस देश के अंतर तीसरा एक ऐसा निकाय बन जाता है जिसके पास तीसरे नंबर की सबसे अधिक भूमि अधिग्रहण क्षेत्र है या संपत्ति क्षेत्र है या संपत्तियां हैं।
तो वक्फ अधिनियम आता है वर्ष 1995 में और संशोधन करता है। इसमें जो अंतिम संशोधन हुआ था वर्ष 2013 में हुआ था, उसी को ड्रैकोनियन लॉ बोला गया था जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अधिनियम में भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे इसके नियंत्रण की बात आ गई है, तो बोले कि अगर भारत जैसी परिपाटी है और जैसा उसका चरित्र है, वहां पे ऐसे अधिनियम का कोई स्थान नहीं है कि एक व्यक्ति अचानक से आता है और जो किसी की सार्वजनिक संपत्ति होती है या निजी संपत्ति होती है उस पर अपना क्लेम करता है, वह अपना अधिकार जो है उसको क्लेम करता है और उसके अनुसार अब वह संपत्ति उसकी हो जाएगी। अब देखिए वक्फ क्या है। इस्लामिक मान्यता में धर्म या मजहब के आधार पर, धर्म या मजहब के आधार पर, तो मजहब के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति, चल संपत्ति अर्थात जो आपकी संपत्ति दिन पर दिन रखती है, यानी कि अगर आपने 100 रुपए की गड्डी इकट्ठी कर रखी है तो आपकी पूंजी बन जाएगी, वही चल संपत्ति में आ जाएगी। लेकिन इसके विरुद्ध यदि आपकी कोई संपत्ति, आपकी भूमि है, आपका घर है, तो वह अचल संपत्ति में आती है। तो चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। ये चल अचल संपत्ति कौन है? जो मजहब के आधार पर दान करी गई है। तो इस्लामिक मान्यताओं में मजहब के लिए, मजहब की प्रोन्नति के लिए, मजहब के प्रोत्साहवर्धन के लिए जो संपत्ति दान करी जाती है उसको वास्तव में वक्फ बोला जाता है। मेरी जीभ में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो उसमें जो हो सकता है एक दो शब्द आपको ना समझ में आ रहे हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको आगे की ओर करते हैं। तो इस्लामिक मान्यता में धर्म के आधार पर ऐसी संपत्ति जो दान करी गई है उसको वक्फ बोला जाता है। और यह जो संपत्ति है चल और अचल दोनों प्रकार की हो सकती है, अर्थात ये कैश भी हो सकता है, भूमि भी हो सकती है और आपका घर भी हो सकता है। तो वक्फ जो मेनली काम करता है अधिग्रहण के रूप में, जो अवैध रूप से भूमि को कब्जाता है, वो आपकी अचल संपत्ति के ऊपर यहाँ पे अधिक विषय निकल कर आता है। क्योंकि चल संपत्ति आपकी निजी संपत्ति है, वक्फ को पता भी नहीं आपकी जेब में कितना कैश है। आगे की ओर बात करते हैं। अब विधेयक में प्रमुख प्रावधान क्या है? तो विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन, अब ध्यान दीजिए, जो वक्फ संशोधन अधिनियम था, जो वक्फ अधिनियम 1995 था, उसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित करा गया। तो वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदल कर करा जाएगा। तो जो नाम बदला जाएगा वो वक्फ अधिनियम 1995 का बदला जाएगा, जिसके अनुसार विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त ज्वाइंट वक्फ प्रबंधन, मैनेजमेंट, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, दक्षता, एफिशिएंसी और विकास डेवलपमेंट अधिनियम 1995 कर दिया गया है। तो अर्थात वक्फ अधिनियम नाम बदलकर, जो क्वेश्चन बनता है कि भाई नाम में परिवर्तन करके वर्तमान का नाम क्या होने वाला है, तो संयुक्त वक्फ प्रबंधन। इसमें जो संयुक्त शब्द आता है वो सुन्नी और शिया के मध्य नजर आता है। सुन्नी और शिया को ध्यान में रखकर यह संयुक्त वक्फ बनाया गया है, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग होता है और शिया वक्फ बोर्ड अलग होता है। तो हम जानते हैं कि इस्लाम में दो बड़े मेजर सब डिवीजन है, जिसमें एक आता है शिया और एक आता है सुन्नी। दोनों की मस्जिदें अलग होती है, दोनों का कलमा अलग होता है, दोनों की नमाज पद्धति भी अलग अलग होती है। तो अब दोनों को संयुक्त करा गया है, उसी में नाम निकल के आता है संयुक्त वक्फ प्रबंधन, मैनेजमेंट, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, दक्षता, एफिशिएंसी और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। अब आगे की बात करते हैं। तो अब विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है? ऐसे प्रावधान जो प्रस्तावित करे गए हैं जो अभी तक वक्फ के अंदर नहीं थे, अब ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं। और ये ऐसे 13 पॉइंट्स हैं, इन 13 पॉइंट्स को हमको याद करना होगा। तो कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। तो यानी कि अगर आप इस्लाम में आए हुए आपको 5 वर्ष नहीं हुए हैं या आप इस्लामिक मान्यताओं को 5 वर्ष से कम समय के लिए मान रहे हैं, तो फिर आप वक्फ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत धर्म परिवर्तन हुआ और तुरंत आपने वक्फ के लिए अपनी संपत्ति को दान कर दिया है, क्योंकि इस प्रकार से जो धर्म परिवर्तन लालच के आधार पर करवाया जाता है, फोर्सफुली कन्वर्जन जो करवाया जाता है, उनको यहाँ पे चेक करके रोका जाएगा। तो कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति वक्फ को घोषित कर सकता है। दूसरा, वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। ध्यान दीजिए, ऐसी कोई भी सरकारी संपत्ति जो अब से पहले, जो अभी तक वक्फ गया और उसने वो क्लेम कर दी, जैसे अभी तो पार्लियामेंट को भी क्लेम करा जाए कि संसद जो है वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ के अंतर्गत जो भी सार्वजनिक संपत्ति थी जिसका मूल चरित्र सार्वजनिक संपत्ति का बना हुआ है और ऐतिहासिक पक्ष और प्रमाण उसका प्रमाण देते हैं कि हाँ भाई सार्वजनिक संपत्ति थी, तो उस पर जाकर वक्फ बोर्ड में क्लेम कर रहा है कि वक्फ की संपत्ति, तो उसको पहले हाथ वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। तो एक प्रकार से जो ये एक अधिग्रहण चल रहा था अवैध रूप से, पहले तो उसमें सरकारी संपत्तियों को एक झटके से बाहर कर दिया गया है। दूसरी, अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्ट्रेट स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। अभी तक क्या होता, जो वक्फ ट्रिब्यूनल थी वही सब कुछ डिसाइड कर रही थी और राज्य के परिक्षेत्र से या राज्य की अधिकार क्षेत्र से ये बाहर का विषय
हो रहा था। लेकिन अभी क्या करा है, जो जिला कलेक्टेड होंगे उनके पास स्वामित्व निर्धारित करने का अंतिम अधिकार प्राप्त हो गया है। और फिर यह रिपोर्ट वो किसको देंगे, वो राज्य सरकार को देंगे। यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल के स्वामित्व से यह विषय भी अब बाहर निकल के आ गया। तो दो महत्वपूर्ण विषय, अगर किसी सरकारी संपत्ति का अधिग्रहण करा गया है तो बोला गया जो सरकारी संपत्ति पहले से सरकारी संपत्ति बनी हुई तो वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकती है। तो यानी कि जो वक्फ की जितनी भी संपत्ति जो मूल चरित्र में सरकारी संपत्ति थी उन पर वक्फ ने अपना क्लेम कर रखा है, तो उनको अब सरकारी संपत्ति के अंतर्गत घोषित करा जाएगा और वक्फ की संपत्ति से बाहर निकलती जाएंगी। जहां पे अनिश्चितता की स्थिति है वहां पे अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल को ना देकर कलेक्ट्रेट को स्वामित्व के रूप में दिया गया है। कलेक्ट्रेट अपनी रिपोर्ट देंगे और वह रिपोर्ट अंतिम रूप से राज्य सरकार को प्रेषित करी जाएगी। दो महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी, अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जानने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। अब बात समझिए, हमने ये देखा पहला वाला क्या था, पहले में क्या था, जो 5 साल से कम का इस्लामिक व्यक्ति है वह वक्फ नहीं करेगा। तो एक बात यह है, जो फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ, जो डरा के कन्वर्जन हुआ, फिर उसकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर देगा, पहला काम वो नहीं होने वाला। दूसरा, जो भी सरकारी संपत्ति थी उनको अब वक्फ की संपत्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो यानी कि वक्फ के अधिकार में जितनी भी सरकारी संपत्ति है उनको वक्फ से बाहर निकाल जाएगा। तीसरा, अनिश्चितता की स्थिति में कलेक्टेड डिसीजन लेंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन कोई भी यहाँ पे लेने वाले नहीं है। और चौथा महत्वपूर्ण विषय भी आ जाता है कि यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को जानने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पार्लियामेंट को लेकर वक्फ ने कहा यह वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ ने ये किस बात पे कह दिया कि वक्फ की संपत्ति है। रातों रात एक सपना आया, तुमने मुंह उठा के बोल दिया कि वक्फ की संपत्ति है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अधिकार ही नहीं दिया गया कि भैया अगर तुमको कहना है कि ये वक्फ की संपत्ति हो सकती है तो पहले प्रमाण लेकर आओ, इसके प्रमाण लेकर लाके यहाँ पे प्रस्तुत करो। अनिश्चितता की स्थिति में जिला कलेक्ट्रेट यहाँ पे डिसीजन लेंगे और वह डिसीजन राज्य सरकार के पास प्रेषित करा जाएगा और लिखित में प्रेषित करा जाएगा। तो यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जिसमें कोई व्यक्ति मुंह उठा के बोल देता है कि ये संपत्ति मेरी है। ऐसे कैसे बोल देगा भाई संपत्ति तेरी है, पहले आओ प्रमाणित करो, उसके बाद उसके प्रमाण दो, प्रमाणों का सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद फिर वो केस न्यायपालिका के समक्ष आएगा या संबंधित ट्रिब्यूनल के सामने आएगा। वह ट्रिब्यूनल अधिकारिता देगी कि हाँ ये संपत्ति वक्फ की वास्तव में है या नहीं। तो पहला अधिकार ये मुंह उठा के किसी बात की संपत्ति पे, किसी की संपत्ति पे अधिकार जताने वाला प्रावधान ही यह संशोधन अधिनियम समाप्त करके चल रहा है। फिर पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्ट्रेट को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। तो पहले क्या था, सर्वेक्षण करने का अधिकार आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को था, लेकिन अब यहाँ से फिर से कलेक्टर के पास चला गया है। रजिस्टर में ये यहाँ से फिर से कलेक्टर के पास चला गया है। तो अब कलेक्टर ही अनिश्चितता की स्थिति में डिसाइड करेंगे और कलेक्टर ही सर्वेक्षण की व्यवस्था को यहाँ पे आगे की ओर लेकर चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, लंबित सर्वेक्षण राज्य सरकार राजस्व कानून के अनुसार करे जाएंगे। जो जो विषय पड़े हुए हैं कि इन पर भी डिसीजन आना बाकी है, वह सारे के सारे विषय राजस्व कानूनों के अंतर्गत किए जाएंगे। और राजस्व कानून हमको पता है कि राजस्व कानून कहाँ सुने जाते हैं, राजस्व कानून जिला कलेक्ट्रेट में सुने जाते हैं। हम जो यूपी की पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे थे उस सीरीज में हमने वहाँ की न्याय व्यवस्था को देखा था। उस न्याय व्यवस्था में हमारे पास राजस्व न्यायालय का प्रावधान भी आया था। उस राजस्व न्यायालय के प्रावधान में मैंने आपको बताया था कि राजस्व न्यायालय किस प्रकार से कैसे कैसे काम करते हैं और फिर यहाँ पे राजस्व न्यायालय में कौन अधिकारी किस विषय को सुनते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र के संबंधित का विषय आ जाता है। तो लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानून के अनुसार किए जाएंगे। तो यानी कि वक्फ की कोई संपत्ति, वक्फ किसी संपत्ति को क्लेम करता है, उद्घोषणा करता है कि ये संपत्ति मेरी है, वह संपत्ति उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो राज्य सरकार को जो राजस्व को लेकर विधि वर्तमान में चल रही है उसके अनुसार ही निर्णय यहाँ पर आने वाला है। तो एक बार फिर से जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्लामिक कानूनों के अनुसार, इस्लामिक मान्यता के अनुसार निर्णय निर्णय थी, वह सारे हटा देंगे। अब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो राज्य विधायिका ने नियम बना रखे हैं, नियमन बना रखा है, अधिनियम बना रखा है, विधि बना रखी है, उसके अनुसार ही यहाँ पर निर्णय होने वाला है। 8वां विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अभी तक सारे के सारे सदस्य कैसे थे, मुस्लिम। तो अगर 10 लोग हैं तो अब 10 में से -2 कौन हो जाएंगे, गैर मुस्लिम हो जाएंगे। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन 10 में से 2 सदस्य यहाँ पर गैर मुस्लिम हो जाएंगे। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। यानी कि
अधिनियम के अनुसार परिषद में 2 लोग कौन होंगे? गैर मुस्लिम होंगे। गैर मुस्लिम में से नियुक्त सांसद, कोई सांसद भी गैर मुस्लिम हो सकता है, कोई पूर्व न्यायाधीश भी गैर मुस्लिम हो सकता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। कहते हैं कि अगर ये इतने अथॉरिटी वाले व्यक्ति हैं तो ये आवश्यक नहीं, वो अथॉरिटी वाले व्यक्ति मुस्लिम ही होंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं कि इससे पहले कोई सांसद था तो वह है मुस्लिम, कोई पूर्व न्यायाधीश था तो वह मुस्लिम, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति था वह मुस्लिम। इसके अलावा वहाँ पे मौलवीज वगैरह बैठते थे और इस्लामिक मान्यता शरिया के अनुसार ही वक्फ ट्रिब्यूनल अपने डिसीजन देती थी, और जिसके अनुसार आपको आपकी संपत्ति से वहां से छुड़ाना लगभग असंभव था। उसमें भी जो भाषा थी वो उर्दू, फारसी और अरबी चलती थी। यानी कि जब आपको भाषा ही समझ में नहीं आए तो आप आर्ग्यूमेंट किस बात पे करेंगे, और जब आपको आर्ग्यूमेंट करने हैं तो वो अरबी और फारसी में ही करने हैं। तो अरबी और फारसी आपको भाषा आती नहीं है, तो इसके लिए आपको फिर से किसी इस्लामी व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी, और इस्लामिक व्यक्ति अपने मिल्लत इस्लाम के कानून के अनुसार इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए आपकी अब जो पैरवी करेगा, जो आपका पक्ष लेगा, वो कितने अधिक निष्ठावान तरीके से लेगा, ये अपने आप में संदेह की स्थिति लगातार बनी रहती थी। आगे की ओर बात करते हैं। तो पूर्व न्यायाधीश, सांसद या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वह भैया मुस्लिम ही होगा, वह गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। अब मुस्लिम सदस्य में से 2 महिलाएं होंगी, ये एक और क्लॉज है जो मुल्ला मौलवियों को ज्यादा चुभ गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं चाहिए। तो 2 क्लॉज यहाँ पे आ गए हैं, ऐसे क्लॉज जो उनके अनुसार किसी बाहरी व्यक्ति को या गैर आवश्यक व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। पहला ये कि गैर मुस्लिम भी वहां पे कम से कम 2 सदस्य होंगे और 2 महिलाएं वहां पे कम से कम होंगी। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से कम एक सदस्य होना आवश्यक है। अब यहाँ पे क्या कराया गया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करा गया है, जिसमें शिया, सुन्नी और पिछड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है या जो 67 पॉपुलेशन मुस्लिम्स में आती है वो पिछड़े वर्ग से आती है, और यहाँ पे पिछड़े वर्ग का कोई भी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व अभी तक वक्फ बोर्ड में हमको देखने और सुनने को नहीं मिलता था। शिया सर्वाधिक संपन्न वर्ग है मुस्लिमों में, उसके बाद सुन्नी आते हैं, और सुन्नी में भी जो सर्वाधिक ऐसा वर्ग है जो सबसे अधिक पिछड़ा माना जाता है, पसमानदा मुसलमान माना जाता है, और ये मुस्लिम वर्ग में से ही निकल के आता है। और मुस्लिम वर्ग में पिछड़े वर्ग की संख्या जो पूरी मुस्लिम जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या इनकी रहती है, और इनके अनुसार अभी तक इनको प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं मिल रहा था, तो अब यहाँ पे इनके प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। तो वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, पिछड़े वर्ग से कम एक सदस्य होना चाहिए। तो 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो गए, 2 सदस्य महिलाएं हो गई, और कम से कम एक सदस्य यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए। तो वो सदस्य कोई महिला के अंतर्गत से भी आ सकती है। दूसरी बात, वोहरा और आगा खानी समुदाय में से भी एक सदस्य यहाँ पे होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि 72 फिरके होते हैं मुस्लिम समुदाय में, उन 72 फिरकों में से एक फिरका बोहरा हो जाता है और एक फिरका आगा खानी हो जाता है। एक फिरका अहमदिया है, अहमदिया को तो अब मुसलमान समुदाय मुसलमान मानता ही नहीं है, लेकिन 72 फिरकों में से एक फिरका है। तो इसमें से बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक मुस्लिम सदस्य यहाँ पे होना चाहिए, अगर उनके पास राज्य में वक्फ है तो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है, यदि उनके पास संबंधित राज्य में वक्फ है तो उनके पास वहां से एक सदस्य होना चाहिए। जैसे गुजरात में ये बोहरा समुदाय आपको अधिक जनसंख्या में यहाँ पर मिल जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। 13वां महत्वपूर्ण विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। यानी कि विधेयक में ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधान को भी छोड़ दिया गया है। तो भैया जो प्रावधान अंतिम रूप से माना जा रहा है उसको भी यहाँ पे त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है। आगे की ओर देखिए, अब क्या है, ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। जब हम यूपी की पॉलिटी की जुडिशरी की सीरीज देख रहे थे तो वहां पे हमने हाई कोर्ट की संरचना और उससे संबंधित सारे तथ्य वहां पे स्टडी करे थे। तो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में आप 90 दिन यानी कि 3 महीनों के समय अंतराल के बाद अपील कर सकते हैं। यानी कि 90 दिन का आपको समय मिलता है कि आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने के लिए आपको 90 दिन का समय दिया गया है, पहले तो आप जा ही नहीं सकते थे। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है, और यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ अधिकार अपने पास और अतिरिक्त अधिकार के रूप में रख लिए। पहला,
पंजीकरण का अधिकार केंद्र सरकार को चला गया, यानी कि वक्फ बोर्ड ही सारे प्रपत्र बनाएगा, पंजीकरण करेगा, ऐसा नहीं है। वक्फ के खातों का प्रकाशन होगा, यानी कि जो जो उसके ऑडिट्स के अकाउंट्स हैं, जो भी उसके अकाउंट्स हैं, उनका पब्लिकेशन होगा कि एक्चुअली में वक्फ का अकाउंट कैसे चल रहा है। अभी तक आपको वक्फ के किसी भी अकाउंट को पब्लिक डोमेन में ढूंढना लगभग असंभव है। लगभग असंभव क्या है, वो असंभव है, वो देते नहीं पब्लिक डोमेन में सारे के सारे अकाउंट आगे कैसे उनके चल रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, पंजीकरण हो गया, अकाउंट्स का पब्लिकेशन हो गया, और दूसरा वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन हो गया। कौन कौन सी कार्यवाही होते हैं, तो हम साधारण रूप से इनको क्या बोलते हैं, इनको हम साधारण रूप से बोलते हैं मिनट्स। कहते हैं ना कि कैबिनेट कमेटी हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या क्या मिनट्स आए, तो मिनट्स का मतलब है कि बैठक हुई और बैठक में समय समय के अनुसार क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या बात हुई। तो वक्फ बोर्ड की जो भी कार्यवाही होगी उसके मिनट्स जारी करे जाएंगे, प्रकाशन करा जाएगा। विधेयक केंद्र सरकार को कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। तो ये अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया। पहला हो गया पंजीकरण का, दूसरा हो गया जो अकाउंट्स है उनके पब्लिकेशन का, पब्लिक पब्लिकेशंस का, दूसरा हो जाता, तीसरा हो जाता वक्फ बोर्ड की कार्यवाही के मिनट्स जारी करने के कार्यवाही हुई थी, जो बैठक वगैरह हुई थी उसमें क्या क्या कार्यवाही करी गई, और तीसरा और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार में कैग हो, कॉम्प्ट्रोलर या ऑडिटर जनरल हो, भारत के नियंत्रक महालय का परीक्षक हो, या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों को ऑडिट कराने का अधिकार यहाँ पर यह संशोधन विधेयक केंद्र सरकार को दे देता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे विधेयक यहाँ पे यह अधिकार केंद्र सरकार के पास पहुंचते हैं। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। एडिशनल पॉइंट्स क्या है, वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बल, सेना और भारतीय रेलवे का देश में तीसरी सबसे बड़ी भूमि है। 9 लाख एकड़ की पूरी भूमि राजस्व यहाँ पे बताया जाता है, और इसमें 9 लाख एकड़ की पूरी भूमि राजस्व में 1 खोटी पैसा खर्च नहीं हुआ है। और आप समझिए भारत जैसे देश में हो रहा है जिसको लगातार दिन रात सेक्युलर का पाठ पढ़ाया जाता है, और उन्हीं राजनीतिक दलों के संरक्षण में हो रहा है जो बीजेपी राजनीतिक दल से इतर अभी तक इस विधेयक में लगातार शक्तियां वक्फ बोर्ड को देते चले जा रहे हैं। अब की वर्तमान की सरकार इसमें कुछ ऐसे विधेयक लेके आ रही है कि इसके सेक्युलर कैरेक्टर को मेंटेन करा जा सके। वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसको रेलिवेंट या तार्किक बनाया जा रहा है ताकि वो अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर काम कर सके, क्योंकि उसका उद्देश्य बुरा नहीं है। उद्देश्य तो दान का ही है, लेकिन वो दान किस प्रकार से कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, यहाँ तक कि वहां की संपत्ति को गैर वैधानिक रूप से बेच तक दिया जाता है। अगर आप वक्फ के लोगों के जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं उनकी संपत्तियों के पिछले 10 साल का आकलन करेंगे तो आप कहेंगे वो लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबपति होने में उनको अधिक समय नहीं लगा है, और ये सब राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत हुआ है। और जब मलाई आएगी तो फिर धीमे धीमे सब में बढ़ती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। नोट में दूसरा पॉइंट क्या है, इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया है। अब ये जेपीसी क्या होती है, जेपीसी को अभी देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं जगदम्बिका पाल कौन है। तो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहां से निकल के आते हैं, डुमरियागंज से। और डुमरियागंज आपको कहां मिलेगा, तो सिद्धार्थनगर में एक लोकसभा क्षेत्र है जिसको बोलते हैं डुमरियागंज। और डुमरियागंज में सिद्धार्थनगर जो आप देखेंगे ध्यान से, तो जितना हमने यूपी के पॉलिटिकल मैप का स्टडी करा है उसके अनुसार सिद्धार्थनगर हमको मिलता है कहाँ, नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो ये रहा सिद्धार्थनगर। उस सिद्धार्थनगर में एक लोकसभा क्षेत्र पड़ता है डुमरियागंज, और जगदम्बिका पाल जो है डुमरियागंज से निर्वाचित होकर तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। अब जेपीसी क्या है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, संयुक्त संसदीय समिति है। हम जानते हैं कि जो केंद्रीय विधायिका है उसमें उसके 3 भाग होते हैं। पहले होते हैं राष्ट्रपति, फिर होते हैं दूसरे लोकसभा, और तीसरी हो जाती है राज्यसभा। अब राष्ट्रपति को थोड़ा साइड से रख दीजिए, तो वहां पर 2 घटक बचते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह लोकसभा हो और चाहे वह राज्यसभा हो, तो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर एक जेपीसी बनाई जाती है। इसमें होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसकी संख्या वेरी कर सकती है। जेपीसी में जो सदस्यों की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती। फिलहाल जो जेपीसी वक्फ बोर्ड के लिए बनी है उसमें जो सदस्यों की संख्या है वह है टोटल 31। कितनी सदस्य संख्या है, तो कुल सदस्य संख्या है उसमें 31। उस 31 सदस्य संख्या में से 31 सदस्य संख्या में से जो 21 है वो आएंगे आपके लोकसभा यानी कि एलएस से, और जो 10 आएंगे वो आएंगे आपके राज्यसभा यानी कि आरएस से। तो इस संविधान में इस प्रकार की समिति का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में वास्तव में जेपीसी या संसदीय समितियों का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जेपीसी हो या सिलेक्ट कमेटी हो, ये दोनों की दोनों जो संसदीय व्यवस्था उसमें आंतरिक निकाय की व्यवस्था का एक भाग हो जाते हैं। इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं। और जो इसकी घोषणा करी गई थी वो केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा यहाँ पर करी गई थी। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे यहाँ पे अब कुछ नहीं है, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने वक्फ बोर्ड को देखा। आज समझाने की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी रही है, क्योंकि मेरी जीभ पे एक छाला हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीमी गति से यहाँ पर बोल रहा हूँ। इसके बाद भी धीमी गति से ही बोल रहा हूँ, धीमी ध्वनि के साथ भी बोल रहा हूँ। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न वक्फ बोर्ड के संबंध में है तो आप मेरे को लिख के भेजिए, मैं उसका प्रति उत्तर आपको एक सुगम तरीके से और प्रभावी रूप से यहाँ पे देने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जहाँ पे हम किसी फिर से एक नेशनल इशू को यानी कि राष्ट्रीय स्तर के किसी विषय को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।